मेरा नाम रूपा है और मेरी जिंदगी के कई साल मुश्किलों में गुजरे हैं। मेरे पति की मौत के दिन से ही इन परेशानियों की शुरुआत हो गई। मेरा एक बेटा रोहित और एक बेटी अंजू है, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। करीब 5 साल पहले मेरे पति की अचानक मौत हो गई थी। यह हादसा उस समय हुआ जब वे अपनी फैक्ट्री में काम कर रहे थे और अचानक आग लग गई। इस दुर्घटना में कई लोग घायल हुए और कुछ लोग, जिनमें मेरे पति भी शामिल थे, जान गंवा बैठे। हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को केवल 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई, जबकि घायलों को 5 लाख रुपए और मुफ्त इलाज का प्रबंध किया गया था। पर सोचने की बात यह है कि आजकल के दौर में 1 लाख रुपए से किसी का गुजारा कहाँ होता है। वह राशि बस 2-3 महीने में ही खत्म हो गई और फिर से हमारे घर में आर्थिक तंगी आने लगी। मेरे पति ही घर के एकमात्र कमाने वाले थे और मेरे बच्चे तब छोटे थे। मुझे उनकी पढ़ाई और परवरिश की बहुत चिंता थी। मैं अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहती थी, परंतु मेरे सपनों को साकार करने वाला मेरा साथी अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे दिलो-दिमाग में बच्चों की फिक्र बनी रहती थी। इसलिए मेरे पति के गुजरने के 1 महीने बाद ही मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। बच्चों को सुबह स्कूल भेजकर और उनके लिए शाम का खाना बनाकर घर छोड़ देती थी। दोनों भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो एक दूसरे का सहारा लेकर घर आ जाते थे। मैंने उनके लिए घर में एक मोबाइल छोड़ दिया था ताकि उनसे संपर्क कर सकूं। बच्चों के स्कूल से छूटने के वक्त मैं बार बार फोन कर लेती थी और जैसे ही वे घर पहुंचते मुझे कॉल करके बता देते, जिससे मुझे तसल्ली हो जाती थी। मैंने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, पर कहते हैं ना कि मुश्किलें हमें जीवन के हर पहलू का सामना करना सिखा देती हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे अच्छी शिक्षा दी थी और वह शिक्षा मेरे पति की मृत्यु के बाद बहुत काम आई। मेरे पति हमेशा मेरी इच्छाओं का सम्मान करते थे और हम दोनों मिलकर बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। हमारी जिंदगी खुशहाल थी, पर उनकी मृत्यु के बाद सब बदल गया। अब घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आ गई थी। जिस कंपनी में मैं नौकरी करती थी, उसकी मालकिन भी एक महिला थी और उन्हें देखकर मुझे हौसला मिलता था। उन्होंने हमेशा मेरी मदद की, खासकर तब जब मुझे किसी आपात स्थिति में पैसों की आवश्यकता होती थी। हाल ही में मैंने एक स्कूटी खरीदी ताकि ऑफिस आने जाने में मुझे दिक्कत न हो। पहले मैं बस से जाती थी, जिससे कई बार देरी हो जाती थी। स्कूटी खरीदने के बाद से ऑफिस समय पर पहुंचना आसान हो गया था। एक दिन लगभग 10 बजे के आसपास जब मैं ऑफिस जा रही थी, तो मेरी स्कूटी अचानक एक छोटी बच्ची से टकरा गई। मैं घबरा गई थी। शायद मैं जल्दी में थी और तेज गति में गाड़ी चला रही थी। बच्ची सड़क पार कर रही थी और उसे देखकर मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। सौभाग्य से उसे ज्यादा चोट नहीं आई, पर वह मेरी स्कूटी से टकराकर गिर गई। आसपास लोग इकट्ठा हो गए और मुझे कुछ भला बुरा कहने लगे। मैंने सबको शांत किया और उस बच्ची से माफी मांगी। वह बच्ची थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन ठीक थी। मैंने दुकान से पानी लेकर उसे पिलाया और पूछा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। उसने मुझसे कहा, नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं हुआ। बच्ची लगभग 13 साल की थी और थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन मेरे तसल्ली देने के बाद वह सहज हो गई। उस बच्ची पर मुझे बड़ा तरस आया, क्योंकि वह भीख मांग रही थी। पानी पीने के बाद जब वह जाने लगी, तो मैंने देखा कि वह आसपास के लोगों से पैसे मांग रही थी। मैं तुरंत उसके पास गई और अपने पर्स से 500 रुपए निकालकर उसे दे दिए। उसके लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। उन पैसों को देखकर उसकी आंखों में खुशी झलक आई और उसने मुझसे कहा, आज मेरे भाई बहन पेट भरकर खाना खाएंगे। आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
यह कहकर वह वहां से चली गई। मैं उसे जाते हुए देखती रही, सोच में पड़ गई थी। एक मैं हूँ जो अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए नौकरी करती हूँ, और एक यह बच्ची है जो शायद अपने परिवार का पेट भरने के लिए भीख मांग रही है। इस दुनिया में न जाने कितने लोग अपनी मजबूरी में दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं। अगले दिन मैं फिर उसी रास्ते से ऑफिस जा रही थी। स्कूटी पर आने जाने से मुझे सारे शॉर्टकट रास्तों का पता चल गया था। उस दिन मैंने फिर से उस बच्ची को सड़क के किनारे भीख मांगते हुए देखा। उसे देखकर अफसोस हुआ, पर चूंकि मुझे देर हो रही थी, मैं रुक नहीं पाई। मन में ठान लिया कि उससे बात करूंगी और उसे समझाऊंगी कि भीख न मांगे। उस दिन तो मैं ऑफिस चली गई, पर शाम को लौटते समय उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं दिखी। अगले दिन मैंने फिर से उसे वहीं पाया। इस बार मेरे पास थोड़ा समय था तो मैंने उसे एक साइड में बुलाकर कुछ पैसे दिए और पूछा, बेटा तुम भीख क्यों मांगती हो? उसने जवाब दिया, आंटी मेरी माँ बहुत बीमार है। हम 3 भाई बहन हैं और हमारे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। मेरे छोटे भाई को भूख लगती है तो वह तड़पता रहता है। माँ बिस्तर पर हैं, ना कुछ सुन पाती हैं, ना बोल पाती हैं। लोग कहते हैं कि वह बस कुछ दिन की मेहमान है, पर मैं भीख मांगकर उनकी दवाइयाँ लाती हूँ और भाई बहन के लिए खाना जुटाती हूँ। उस बच्ची की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसकी मजबूरी ने मुझे भीतर तक हिला दिया। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दूंगी, पर तुम्हें एक तरीका सिखाऊंगी जिससे तुम मेहनत से कमा सकोगी। उसे पास के फूलों की दुकान पर ले जाकर मैंने उसे गुलाब के कुछ फूल खरीद कर दिए। मैंने उसे समझाया, इन फूलों को 60 से 70 रुपए में बेच दो। जो पैसे कमाओगी उनसे फिर से गुलाब खरीद लेना और बेचते रहना। इससे तुम्हें भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी और तुम अपनी मेहनत से कमा सकोगी। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी और फूल बेचने लगी। लोग उसके फूल शौक से खरीद रहे थे क्योंकि वह मासूम सी बच्ची थी और फूल भी ताजे और खूबसूरत थे। मैं उसे देखकर संतुष्ट हुई और फिर ऑफिस चली गई। ऑफिस पहुंचने पर मेरी मैडम ने देखा और हंसते हुए बोली, लगता है आज लेट हो गई हो। मैंने जवाब दिया, रास्ते में एक बच्ची मिली थी, उसकी मदद करने के लिए रुक गई थी। उन्होंने कहा, वाह, तुम दूसरों की मदद भी करती हो। फिर मैडम ने मुझसे कहा, रूपा मुझे अपने बंगले में काम करने के लिए नौकरानियों की जरूरत है। क्या तुम्हारी नज़र में कोई हो तो बताना। उम्र 18 साल के आसपास हो, इससे कम भी चलेगी। उनकी यह बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर मैंने कहा कि अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिला तो मैं उन्हें बता दूंगी। अगले दिन जब मैं ऑफिस जा रही थी तो फिर से वही लड़की मुझे भीख मांगते हुए दिखी। कुछ लोग उसे पैसे दे रहे थे, मगर कुछ लोग उसे भला बुरा भी कह रहे थे। यह दृश्य देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने अपनी स्कूटी रोकी और उसके पास गई। मैंने कहा, तुम फिर से भीख क्यों मांग रही हो? कल मैंने तुम्हें फूल खरीदने के लिए दिए थे, तुमने वह सारे फूल बेचने के बाद फिर से यह काम क्यों शुरू किया? वह थोड़ा हिचकिचाई और फिर बोली, आंटी, वह सारे पैसे तो मकान मालिक ने ले लिए थे। दरअसल हम किराए के घर में रहते हैं और किराया काफी बढ़ गया था। जब मैं घर लौटी तो वह पैसे देखकर मुझसे छीन ले गया। अब मुझे फिर से भीख मांगनी पड़ रही है क्योंकि मुझे मकान मालिक को और पैसे देने हैं। मैंने उसे समझाया कि भीख नहीं मांगनी चाहिए। तुम मेहनत करके पैसे क्यों नहीं कमाती? मैंने उससे कहा। फिर मैंने उसे स्टेशनरी की चीजें, पेन और कॉपी दी और कहा, आज इन्हें बेचो, जो पैसे तुम कमाओगी वह तुम्हारे होंगे और फिर तुम नए सामान खरीदकर उन्हें फिर से बेच सकती हो। वह बहुत खुश हो गई और धन्यवाद कहकर उन चीजों को बेचने में लग गई।
मुझे विश्वास था कि अब वह मेहनत से कमाएगी और उसे किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। अगले दिन फिर से मैं उसी रास्ते से ऑफिस जा रही थी और सोचा कि शायद अब वह लड़की पैसे कमाने के लिए कुछ नया करेगी। लेकिन जब मैंने उसे देखा तो वह फिर से भीख मांग रही थी। मैंने पूछा, तुमने जो सामान बेचा था वह कहाँ गया? वह बोली, आंटी, मेरी माँ बहुत बीमार हो गई थी। सारे पैसे इलाज पर खर्च हो गए। मुझे समझ में आ गया कि यह बच्ची कितनी मजबूर है। फिर मैंने एक और तरीका सोचा। मैंने उससे कहा, तुम्हें भीख नहीं मांगनी चाहिए। अगर मैं तुम्हें कहीं काम दिलवाऊं तो क्या तुम कर सकोगी? वह तुरंत बोली, जी आंटी, जैसा भी काम होगा मैं कर लूंगी। मैंने कहा, ठीक है, रात को मुझे इसी जगह पर मिलना। मैं तुम्हारे लिए एक नौकरी का इंतजाम कर दूंगी। रात को जब मैंने उसे अपने साथ लिया और उसे एक अच्छे घर में नौकरी दिलवाने के लिए लेकर गई तो वह बहुत खुश हुई। मैडम ने उसकी हालत देखी और कहा, तुम्हारी मदद करने के लिए हम इसे नौकरी देंगे। यह अब हमारी मदद से अपनी जिंदगी सुधार सकेगी। समय बीतता गया और मैं सोचने लगी कि तपस्या अब खुश है। लेकिन एक दिन मुझे बाजार में वह फिर से मिली। अब उसकी हालत पहले जैसी नहीं थी। उसने अच्छे कपड़े पहने थे, गहने पहने थे और उसका चेहरा भी भारी मेकअप से सजा था। मैंने उसे देखा और पूछा, तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? वह हंसते हुए बोली, आंटी, ये सब तो मालकिन का कहने पर किया है। अब मुझे दिन भर घर में काम नहीं करना पड़ता। रात को मुझे डांस करने और शरबत सर्व करने के लिए एक अच्छे क्लब में भेजा जाता है। वहाँ बहुत सारे पैसे मिलते हैं। मालकिन कहती है कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं और मेकअप करूं ताकि मैं और अच्छी दिखूं। यह सुनकर मुझे शौक लगा। मैंने उसे फिर से सलाह दी, अगर तुम किसी भी तरह असहज महसूस कर रही हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर सकती हूँ। वह बोली, नहीं आंटी, मैं खुश हूँ। यहाँ तो डांस भी करना पड़ता है लेकिन पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं। अब मुझे यह समझ में आ गया था कि वह अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की कोशिश कर रही थी। मुझे तो यह काम करने में बहुत मजा आता था और जो कुछ मुझे नहीं आता था वह सब मुझे वहाँ काम करने वाली लड़कियां सिखा रही थी। कैसे डांस करना है, पुरुषों से बात कैसे करनी है, वगैरह। इनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी बहुत बड़ी गलती का हिस्सा बन गई हूँ। बहुत अच्छा हुआ कि मुझे तपस्या मिल गई और उसने मुझे ये सारी बातें समझाईं। मैंने सोचा कि अब मैं तपस्या को फिर से मालकिन के पास नहीं भेजूंगी। मुझे नहीं पता था कि मालकिन उसे क्या सिखा रही थी। मैंने उसे अपने घर बुलाया और कहा, अब तुम मेरे घर नौकरानी बनकर रहोगी। उसे देखकर मेरे बच्चे भी हैरान हो गए थे क्योंकि वह उनकी उम्र की थी। फिर मुझे यह समझ में आया कि समाज कितना खतरनाक हो सकता है और उस लड़की को बचाना मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। अब तपस्या हर सुबह मेरे घर आती, घर के कामों में मदद करती और जब वह नहीं कर पाती तो मैं खुद करती। मेरे बच्चे भी अब उसे एक दोस्त मानने लगे थे। हालांकि मुझे उस पर भरोसा था, फिर भी मैं अलमारी में लॉक लगाकर चाबियां अपने पास रखती। एक दिन मेरे बेटे ने मुझे एक अजीब बात बताई। वह मुझसे बोला, मम्मी, तपस्या बहुत अजीब हरकतें करती है। वह मुझे चुपके चुपके देखती है और एक बार तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। कल तो उसने मुझसे शर्माने का एक्ट किया जैसे वह मुझसे पहली बार मिल रही हो। यह सुनकर मैं चौंक गई क्योंकि मेरा बेटा इतना बड़ा नहीं था कि उसे लड़कियों के बारे में समझ हो। मैंने उसे समझाया कि तपस्या तुम्हारी बहन जैसी है और अगर वह आगे से तुम्हारे साथ ऐसी कोई हरकत करे तो तुम उसे प्यार से समझाना। मुझे समझ में आ गया कि तपस्या की ऐसी हरकतों के पीछे मालकिन का हाथ था।
तपस्या ने मुझसे यह भी बताया था कि मालकिन उसे सिखाती थी कि पुरुषों से कैसे बात करनी है। मुझे शक था कि मालकिन उसके साथ कुछ गलत कर रही है, इसलिए मैंने अपनी दोस्त मानसी से मदद मांगी। मानसी ने सलाह दी कि तपस्या को फिर से मालकिन के पास भेजना पड़ेगा, ताकि हम उसके बारे में सब कुछ जान सकें। अगले दिन मैंने तपस्या को फिर से मालकिन के पास भेज दिया। उसने मुझे बताया कि मालकिन उसे एक बार ले जाती है जहां नाच गाना होता है और वहां उसे पुरुषों से मिलने के लिए कहा जाता है। मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ। मैंने और मानसी ने तय किया कि हम खुद वहां जाएंगे और देखेंगे कि आखिर वहां क्या हो रहा है। हमने वहां जाकर देखा कि वह बार था जहां नशा और गलत काम हो रहे थे। तपस्या खुश थी क्योंकि उसे पैसे मिल रहे थे, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या हो रहा था। मैंने अब ठान लिया था कि मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने मानसी से मदद ली और एक छोटा सा कैमरा मंगवाया, जिसे तपस्या को उसके कपड़ों में छिपाने के लिए दिया। अगली बार जब वह वहां गई, तो मैंने कैमरे से रिकॉर्डिंग चालू कर दी। जब कैमरा गिरा और सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, तो मैंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत रेड मारा और मालकिन और उसके कुछ साथियों को गिरफ्तार कर लिया। तपस्या की मदद से हमने सारी सच्चाई उजागर कर दी। अब मालकिन के सारे गंदे धंधे पुलिस के कब्जे में थे और तपस्या को बचाया जा चुका था। वह लड़कियां जिनके साथ यह सब हो रहा था, उनका भविष्य उज्जवल हो सकता था। यह एक बहुत ही कठिन लड़ाई थी, लेकिन मुझे यह उम्मीद थी कि हम इस समाज में सुधार ला सकते हैं। आगे चलकर तपस्या ज्यादा पैसा कमाकर अपनी माँ का इलाज करवा सकती थी, लेकिन मैंने उसे इस रास्ते से बचा लिया। मेरी और मेरी दोस्त की बहादुरी की वजह से पुलिस ने हमें बहुत धन्यवाद दिया और हमारी तारीफ भी की। आखिरकार यह सब मेरी वजह से ही संभव हो सका था। मैंने तपस्या को अपनी बेटी की तरह अपनाया और उसे उसकी माँ के पास ले गई। वहाँ उसकी माँ की हालत बहुत खराब थी और तभी मैंने समझा कि तपस्या क्यों इतनी परेशान थी। जितने भी पैसे उसके पास होते, वह अपनी माँ के इलाज में लगा देती थी। अगर मैंने वक्त पर उसे नहीं बचाया होता, तो तपस्या भी उस घिनौने धंधे का हिस्सा बन जाती। मैंने तपस्या की माँ का इलाज करवाया, हालांकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे और मेरी नौकरी भी चली गई थी। लेकिन भगवान का साथ मेरे साथ था, क्योंकि मेरी नीयत साफ थी। मुझे एक और कंपनी में नौकरी मिल गई और जब वहां मेरी बहादुरी के बारे में सबको पता चला, तो मुझे आर्थिक रूप से भी मदद मिली। तपस्या के साथ मैंने जितने पैसे खर्च किए, वे किसी तरह से मैंने जुटाए थे। मैंने उसे बेटी की तरह अपनाया और उसके छोटे भाई बहन को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाया। कहते हैं ना, जब आपकी नीयत सही हो, तो भगवान भी आपका साथ देता है। मैंने हमेशा तपस्या और उसके परिवार का भला चाहा और ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। आज कई सालों बाद तपस्या अब पढ़ लिख कर नौकरी कर रही है। उसके छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी भी मैंने ली है। मेरा बेटा तपस्या को अपनी बहन मानता है और वह भी अब अच्छे पद पर नौकरी कर रहा है, और मैं भी अपनी नौकरी कर रही हूँ। भगवान की कृपा से हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। आपको हमेशा दूसरों के लिए सही नीयत रखनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी नीयत साफ होती है, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। दुनिया के साथ भगवान भी आपका साथ देने के लिए तैयार रहता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।